हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, हम पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया हुआ है, फ्रांस की क्रांति। और इस फ्रांस की क्रांति से कुछ आइडियाज जो निकल के आए थे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। उसके अलावा हमने देखा कि इस चैप्टर से 1 पर्सन 1 वोट का आइडिया आया, जिसको पहली बार रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया। इसी में हमने 2-3 फिलोसफर्स के बारे में और पढ़ा था, जैसे मॉन्टेस्क्यू, जिनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। और उसके अलावा क्या नाम है आपका, जीन जैक रूसो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जो है कुछ और फिलोसफर्स का भी जिक्र किया था साथ साथ में, और कैसे ये क्रांति जो है आगे बढ़ी। हम ये देख चुके हैं कि इस क्रांति के दौरान एक मिडिल क्लास, मध्य वर्ग, जो ना गरीब थे ना अमीर थे, उन दोनों के बीच में स्टैंड करते थे, उसका उदय हुआ। और किस प्रकार जो है उस समय का जो फ्रांस का समाज था, सोसाइटी, वो 3 भागों में बटा हुआ था, जिनको बोलते थे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। इन तीनों में आप लोग इसको भली भांति जानते हैं, आप इससे परिचित हैं, बिल्कुल वेल नोन है कि थर्ड एस्टेट को ही टैक्स भरने की जिम्मेदारी दी गई थी, या फिर आप ये समझें जिम्मेदारी भी, बल्कि उनका मजबूरी उनकी थी कि उनको टैक्स भरना पड़ेगा। और उसके खिलाफ है, और साथ में अनाज की बढ़ती हुई कीमतों के कारण, फूड के जो प्राइस लगातार राइज हो रहे थे, उसके कारण कैसे फ्रांस के लोगों ने खास तौर पर थर्ड एस्टेट, बल्कि थर्ड एस्टेट ने ही बगावत की थी। और थर्ड एस्टेट से आप जानते हैं कि इसमें पढ़े लिखे लोग थे, इसमें टीचर्स थे, इसमें लॉयर्स थे, यानी वकील वगैरह। उसके अलावा जो है और कुछ बिजनेसमैन, आर्टिसंस, ये सारा ग्रुप जो है ये थर्ड एस्टेट को बनाता था। यही मिडिल क्लास के रूप में जाना गया। और इसी ने पहली बार सवाल किया था कि 1-2 वर्ग को ही, 1-2 ग्रुप को ही स्पेशल राइट क्यों दिए हुए हैं, बाय बर्थ इनको कुछ राइट क्यों मिले हुए हैं। इन्होंने बिजनेस किया, ट्रेड में नाम कमाया और खूब पैसे कमाए, और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी रेपुटेशन और अपनी जो हैसियत थी वो समाज में ऊंची की, और लगातार जागृत होते गए, लगातार ये एजुकेटेड होते गए और सवाल करते गए कि यही क्यों, हमें क्यों नहीं। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, इनको आप पढ़ चुके हैं। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार फ्रांस के जो आइडियाज थे, फ्रांस में जो आइडियाज निकल के आए कि द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने एक आइडिया प्रपोज किया कि सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में क्यों, इसे अलग अलग इसको क्यों ना बांटा जाए, जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। इसमें आइडिया दिया, और इस आइडिया को अमेरिका ने फॉलो किया। एक बार अमेरिका ने इस आइडिया को फॉलो किया तो उसके बाद फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनके दिमाग में एक प्रकार की जिज्ञासा ऐसी पैदा हुई कि क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में हुई कि क्यों ना हम भी करें, हमारे देश में भी हो। तो इस प्रकार ये लोग जो हैं अपने आइडियाज को सभी जगह पे, कॉफी हाउसेस में और कई जगह पे इसको बताने लगे। बुक्स के द्वारा आप सभी ने पढ़ा था, पत्र निकाले, जर्नल्स निकाले। जो पढ़ नहीं सकते थे, जो लिख नहीं सकते थे, उनको बोल के सुनाया गया, लाउडली बोल के सुनाया गया, जिस तरह पहले गांव में करते थे। इन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया कि आप लोग जो दो जो कम्युनिटी हैं, दो आप नोबिलिटी है, क्लर्जी है, सिर्फ आप लोग ही सारी पावर्स को लिए बैठे हैं, और हमारे साथ पूरी जनता के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, जो मिसबिहेव करते हैं, हमें आप इल ट्रीटेड करते हैं,
बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। और एक जॉर्ज डेंटन का हमने किस्सा पढ़ा, उसकी एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी कि डेंटन किस प्रकार बताता है कि वो उसके लिए पढ़ाई मतलब कोई मायने रखती नहीं है, वो पढ़ चुका है लेकिन उसके बाद जॉब उसको नहीं मिल रही है, जो पैसे वालों को मिलती है वो वहाँ के हालात को बता रहा है। फिर आपने एक इंग्लिशमैन आर्थर यंग की एक जर्नी को देखा जिसने फ्रांस की यात्रा की थी। 1787 से 1789 के बीच में ये फ्रांस में आया था। ये सब बातें ये बताती हैं कि फ्रांस जो उस ज़माने का था वहाँ के हालात कैसे थे। वहाँ के हालात इतने बदतर थे कि क्रांति होना तो बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ थी। लगातार टैक्स बढ़ते गए और टैक्स बढ़े हुए थे। अब सरकार, वहाँ का राजा फिर से टैक्स बढ़ाने की तैयारी में था। जब वो फिर से टैक्स बढ़ाने की तैयारी में आया तो लोगों में इस बात के प्रति बड़ा गुस्सा भरा कि भाई ये तो फिर से टैक्स को बढ़ाएगा। राजा ने जब असेंबली बुलाई, उसने जब असेंबली बुलाई स्टेट जर्नल टैक्स को बढ़ाने के लिए, आपको पता है कि राजा अकेले टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए उसने एक मीटिंग बुलानी पड़ी जिसमें तीनों से अपने अपने प्रतिनिधि गए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर गए और थर्ड स्टेट से जो है 600 मेंबर्स को भेजा गया। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि इसमें ना तो पीजेंट्स को, ना आर्टिसंस को, ना महिलाओं को जाने की छूट थी। इनको अलाउड नहीं किया गया। चलो ये भी एक साइड में रख दी गई बात। समस्या और भी थी कि इनको एक आदमी की एक वोट काउंट नहीं होती थी, बल्कि पूरी एस्टेट की एक वोट काउंट हो रही थी। और यही मुद्दा था। जब इस बात को लेकर बात बिगड़ी कि एक आदमी की एक वोट होनी चाहिए, तो थर्ड एस्टेट वाले यहां से चले गए इस मीटिंग को छोड़कर, और बाहर जाकर उन्होंने अपने आप को देखा कि वे पूरे देश के लीडर बन चुके हैं। उनको यह लगा कि हम तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो है अब उनके मन में कुछ और ज्यादा भावना इसके प्रति पैदा हुई कि हमारा पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है, हमें इनके लिए कुछ करना है। तो जब ये लोग 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और कसम खाई कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि एक संविधान ना बना दें, जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण ना कर दें, एक ऐसा संविधान जो राजा की पावर को, मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा, उसको नियंत्रित करेगा। अब इनके लीडर कौन हैं? मिरेबो एंड एब्सिए, ये दोनों इसके लीडर हैं इस पूरी भीड़ के। ये व्यक्ति एक नोबेल क्लास से आता है, एक नोबेल फैमिली में इसका जन्म हुआ, और ये देखो थर्ड एस्टेट का लीडर बना हुआ, उनके लिए काम करने की सोच रहा है। एब्सिए भी कोई आम आदमी नहीं था, ये इसको भी बाई बर्थ कुछ राइट मिले हुए थे। ये एक प्रिस्ट क्लास से था और इसने भी इनकी हक की लड़ाई की बात कही। तो हम यहां तक देख चुके थे कि किस प्रकार जो है ये घटनाक्रम हुआ। अब हमने इस पिक्चर को देखना है और ये पिक्चर फिर एक हमारी एक्टिविटी बनने वाली है। इस तस्वीर में देखो, द टेनिस कोर्ट ओथ, ये वही टेनिस कोर्ट है जिसकी बात हमने अभी अभी की है। वहां पर ये लोग शपथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं। प्रिपरेटरी स्केच फॉर ए लार्ज पेंटिंग बाय जैक्स लुइस डेविड। द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। ये पेंटिंग ऐसी पेंटिंग थी जो फ्रांस की नेशनल असेंबली में इसको टांगा जाना था। और इस पेंटिंग में एक अलग चीज दिखाई दे रही है, सभी लोग इस तरफ मुंह किए हुए हैं ऐसे और कसम खा रहे हैं। जिसने कसम दिलानी है ये व्यक्ति, देखो आप ध्यान से, ये व्यक्ति जो एक टेबल पे खड़ा है ये इनको कसम दिला रहा है। और अगर देखा जाए तो इसका मुंह जनता की तरफ होना चाहिए था। कितना अजीब लगेगा। आप लोग यहां पर हमें देख रहे हैं और मैं सिर्फ इस प्रकार पढ़ाता रहूं, मैं यूं बोलता रहूं। इसका मतलब क्या है
कि मैं जो है आप लोगों को जो उम्मीदें हैं, पीठ देखो, पीठ दिखाना क्या होता है, उस सिचुएशन से भाग जाना। हम कहते हैं कि भाई उसने पीठ दिखा दी, ही टर्न हिज बैक। टर्न हिज बैक का मतलब क्या होता है, उस सिचुएशन से भाग जाना, सामना करने की बजाय। अब यह व्यक्ति इस जनता की तरफ इस प्रकार पीठ किए हुए है, कायदे से इसको इनके सामने खड़ा होना चाहिए था। तो यह पिक्चर एक एक्टिविटी है जो यहां पर दी हुई है। Representatives of the third estate take the oath, raising their arms in the direction of Bailey. बाइली कौन है? बाइली, इस आदमी का नाम है बाइली। ये बाइली है कौन? द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उस असेंबली का अध्यक्ष इसको बनाया गया था, और यही उनकी तरफ जो है पीठ किए हुए दिखाया गया है। The president of the assembly standing on a table in the center. Do you think that during the actual event, Bailey would have stood with his back to the assembly deputies? प्रश्न हमसे यह पूछा है कि क्या हमें ऐसा लगता है कि जब यह घटना एक्चुअली में घटित हुई होगी, मतलब जब ये लोग शपथ ले रहे होंगे इन रियलिटी, क्या तब ये ऐसे ही खड़ा होगा? क्या इसका मुंह तब ऐसे ही था? प्रश्न ये पूछ रहा है। What could have been David's intention in placing Bailey the way he has done? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डेविड जिसने पेंटिंग बनाई है, उसने क्या ये जानबूझ के इसको बनाया ऐसा कि इसकी पीठ दिखा दी? और आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में इस आदमी ने उनकी तरफ पीठ की होगी? यस और नो? जो भी जवाब है, तो इसने क्यों बनाया, इसने उसकी तरफ पीठ क्यों की? देखो, इसका जवाब है, पहला तो प्रश्न यह है कि जब यह घटना एक्चुअली में हुई होगी, तब इस व्यक्ति का मुंह ऐसा नहीं था। निश्चित रूप से, डेफिनेटली इस व्यक्ति का मुंह, बाइली का मुंह जनता की तरफ रहा होगा, जिस प्रकार आप सबकी तरफ मैं अभी खड़ा हूं। इस प्रकार हम शपथ ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली में हालात रहे होंगे। लेकिन फिर भी डेविड ने, इस पेंटर ने जानबूझ के इसकी पीठ क्यों घुमाई अपनी पेंटिंग में? डेविड ये दिखाना चाह रहा है कि ये बाइली जो इस पूरी असेंबली का लीडर है, इसका हेड है, अध्यक्ष है, लोग इससे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप लोग पूरे इसके देश के लीडर बन चुके हैं। इससे उम्मीदें थी कि अब कुछ परिवर्तन होगा, अब कुछ चेंज होगा। लेकिन ये जो लोग हैं, जो इनके लीडर बने हुए हैं, इन्होंने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जैसा लोग चाहते थे वैसा इन्होंने काम नहीं किया, और वैसा काम नहीं किया तो डेविड ने क्या बताया कि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। और मुंह मोड़ लिया तो इसलिए इसकी पीठ को जनता की तरफ घुमा के दिखाया गया है। मेरा जो आइडिया, जो मैंने बताया, ये मेरा अर्थ क्या था कहने का, वो आपको समझ में आया? इस व्यक्ति ने एक्चुअली में उनकी तरफ पीठ नहीं की थी। ये तब जब शपथ ली गई तब इसका मुंह उनकी तरफ था। लेकिन डेविड जानबूझ के क्यों दिखा रहा है? डेविड ये कहना चाह रहा है कि इन व्यक्तियों ने, जिनको देश ने अपना नेता माना, उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। दे टर्न देयर बैक टू द पीपल, टू द डेपुटीज। तो समझ में आई बात, क्यों इस पिक्चर में इस तरह दिखाया गया है? अब जरा इस पूरी घटना को आगे जानते हैं। जब ये नेशनल असेंबली, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. जब ये नेशनल असेंबली वर्साय के उस मैदान में, उस टेनिस कोर्ट में संविधान को बनाने में बिजी थी कि संविधान कैसा हो, जब उसको तैयार करने में बिजी थी, उस समय बाकी फ्रांस में क्या हो रहा था? बाकी फ्रांस में उथल पुथल का माहौल था, टर्मोइल।
टर्मोइल क्या होता? खलबली। बाकी खलबली इसमें मची हुई थी, सीथ विथ टर्मोइल, उथल पुथल थी। ए सीवियर विंटर हैड मीन्ट ए बैड हार्वेस्ट। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी उस समय, और उस कड़ाके की ठंड में उसके कारण फ्रांस के जो किसान थे उनकी फसल खराब हो चुकी थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। ब्रेड की कीमतें लगातार बढ़ चुकी थी। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। और जो रोटी की दुकान जो चलाते थे, बेकर्स वगैरह, बेकरी की जो दुकानें होती थी, उसको चलाने वाले यानी बेकर्स इस सिचुएशन को और खराब तब कर देते हैं जब लोग भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, और इन लोगों ने क्या सोचा कि हम जितना हमारे पास खाना है उसको छिपा लेते हैं, उसको जमा कर लेते हैं, उसकी जमाखोरी कर लेते हैं। होर्डेड क्या होता है? एक जगह पे जमा कर लेना, ताकि लोगों में ये बात फैल जाए कि खाना वास्तव में कम है। और जब लोग इस बात को समझ जाएंगे कि खाना वास्तव में कम है, जो कि नहीं था, इन लोगों ने छिपा दिया, तो लोगों में क्या होगा? मारामारी मचेगी। लोग चाहेंगे कि मुझे मिले, मुझे मिले, और बेकरी की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लग चुकी थी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। जब कई घंटों तक बेकरी की लाइन में लगे रहने के कारण, कई घंटे, आप सोच सकते हो कि सिर्फ रोटी को लेने के लिए, ब्रेड को लेने के लिए कई कई घंटों तक महिलाएं उसके लाइनों में खड़ी रहती थी, तो उन महिलाओं में गुस्सा भर गया और उन्होंने दुकानों पर हमला कर दिया। स्टॉर्म इनटू द शॉप्स, हमला करना। एट द सेम टाइम, उसी समय, द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब उस घटना को याद करो जब मैंने कहा था कि जब लोग सुबह सुबह घूमने के लिए गए हुए थे, तो लोगों ने क्या देखा था कि सुनने में आया कि राजा अपनी सेना को आदेश दे रहा है कि शहर की तरफ चले जाओ। एक तरफ से लोग ये देख रहे हैं कि राजा अपनी सेना भेज रहा है, दूसरी तरफ कैसा माहौल है? खाने के लिए बेकरी की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं, और उन लाइनों में महिलाएं कई घंटों से दुखी हैं, और उन्होंने बेकरी की दुकानों पर हमले शुरू कर दिए। अब दोनों साइड से ऐसा माहौल तैयार हो गया कि अब तो बस छोटी सी भी चिंगारी एक धमाका करने के लिए जिम्मेदार हो सकती थी। और वो चिंगारी मिल चुकी इनको कि राजा की सेना आ रही है, और बस इतना ही था। लोग भूख से परेशान हैं, मर रहे हैं भूख से। थर्ड एस्टेट वाले इस बात से परेशान है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। पूरा फ्रांस इस बात से दुखी है किसी न किसी कारण से, और तभी राजा जो है आदेश देता है कि शहर की तरफ जाया जाए, अपनी सेनाओं को ऑर्डर देता है कि पेरिस के अंदर दाखिल हो जाओ और हमले तेज कर दो। ये दिन क्या है? 14 जुलाई। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। यही भीड़ थी वो जो बहुत गुस्से में है, बहुत उत्तेजित है, और ये बेस्टिल की जेल को तोड़ देती है। और आगे की कहानी आपको पता है। जब उस जेल को तोड़ा तो वहां पर उसका कमांडर मारा गया, वहां पर कोई 7 कैदी थे, उनको रिहा कर दिया गया। जेल के पत्थर के टुकड़े भी लोग तोड़ के ले गए, और कुछ लोगों को तो दे दिया कि चलो भाई तुम याद के तौर पे रखो। फिर तो ये घटना आगे भी चल रही है। इन द कंट्री साइड, अब गांव में क्या हुआ? गांव के इलाकों में रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. गांव में यह खबर फैल गई, यह अफवाह फैल गई इस प्रकार की, हर गांव से गांव में, एक बार इस गांव में खबर आई, फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में। खबर क्या फैली कि किसानों के जो खेत हैं, उन्होंने जो अपनी फसल बोई हुई है और जो फसल अब पक चुकी है, कटने को तैयार है, उस फसल को बर्बाद करने के लिए कुछ गुंडे आ रहे हैं। गुंडे आ रहे हैं, लाठियां लेके, हथियार लेके कुछ गुंडे हमारी फसलों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। और ये गुंडे किसने भेजे हैं?
मैनर। अब ये मैनर कौन क्या होता है, ये मैनर कौन है और इसने कहां से गुंडे इसने बुलाए? देखो, अगर यहां आप देख पा रहे हैं, एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन। मैनर का मतलब ये होता है कि एक जो बड़ी बड़ी जमीनें जो उनको मिली हुई थी, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक, इसको आप इंडिया में हिंदी में इसका नाम होता है जागीर, इसको आप जागीर कहते हैं। तो बड़ी बड़ी जागीरों के जो मालिक थे, उन्होंने कुछ गुंडे किराए पर ले लिए, उसको हायर किया और गांव गांव भेज दिया। ऐसी खबर फैल गई कि गांव में गुंडे आने वाले हैं और हमारी फसलों को बर्बाद करने वाले हैं। एक तो पहले भूख से लोग मर रहे हैं, और अगर ऊपर से खेतों को भी जला दिया गया तो खाने के तो फिर कुछ बचने वाला है नहीं। इसलिए जो है ये बात भड़की और गांव में ऐसा माहौल हो गया। कॉट इन फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड हो एंड पिचफॉक्स एंड अटैक शैटो। इस शब्द को आप क्या बोलेंगे, इसका उच्चारण रहेगा शैटो, इसको आपने शैटो बोलना है। देखो, गांव में डर का माहौल है, किसान डरे हुए हैं कि गुंडे आने वाले हैं, और लोगों में यही जो डर था किसानों के अंदर, उस डर के कारण किसानों ने क्या किया, अपने अपने खेतों के औजार निकाल लिए, कस्सी फावड़े जो उनको मिला खुदाई करने में जो काम आते थे, वे सब उठा लिए और उन्होंने किस पे हमला कर दिया, शैटो पे हमला कर दिया। अब ये शैटो क्या है, यहां देखिए आप, शैटो कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू किंग और ए नोबलमैन। एक नोबलमैन या राजा या उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, उनके जानकार जो लोग हैं, राजा के, नोबलमैन के जानकार, उनके रहने के जो घर थे गांव में, जो किले, वो किले बनाया करते, बड़े बड़े कैसल थे, उस बड़े से बिल्डिंग को, बड़े से घर को क्या बोलते हैं, शैटो। तो गांव के लोगों ने, किसानों ने क्या किया, अपने अपने हथियारों के साथ शैटो पे हमला कर दिया। दे लूटेड hoarded grain and burnt down documents। किसानों ने जो छिपाया हुआ जो अनाज था, जो ये बड़े बड़े जो जमींदार थे, जागीरदार थे, जिनके पास अनाज अलग से जमा किया हुआ था, किसानों ने उस अनाज को लूट लिया और वहां के जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स कौन से, जिसके ऊपर इन बड़े बड़े जमींदारों ने, बड़े बड़े जागीरदारों ने, जमीन के मालिकों ने किसानों से अंगूठे लगवा रखे थे, किसानों से साइन करवा रखा था कि ये कर्जा मैं आपको दे रहा हूं, ये जमीन मेरी है, मतलब उनसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ लिखवा रखा था। और किसानों ने क्या किया, वे सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, कि जो पैसा किसानों ने उन जमीन के मालिकों को चुकाना था, उसके डॉक्यूमेंट थे। तो लिखित में सारी बात थी कि भाई किसानों ने इतना पैसा मालिकों को देना है। तो उन्होंने क्या किया, वे सारे डॉक्यूमेंट्स ही जला दिए। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। इस डर के मारे बहुत सारे नोबल्स वहां से गांव छोड़ के भाग गए और कईयों ने तो दूसरे देशों में जाकर शरण ली, पड़ोसी देशों में जाकर बस गए, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। तो ऐसा टेंस माहौल उस समय जो है फ्रांस में है। तो कुछ शब्द यहां पर आए हैं, जैसे कि ब्रिगेंड्स क्या होता है, गुंडा, गुंडा। मैनर क्या होता है, जागीर। हो एंड इसका उच्चारण क्या रहेगा, इसको आपने ये बोलना हो। और ये पिच फॉक्स, ये होते हैं, ये होती कस्सी, जो आप गांव में कस्सी यूज करते हैं, और ये वो फावड़ा जिससे जमीन और खोदने में इस प्रकार काम आता है। आगे से नुकीला होता है, उस प्रकार काम आता है। तो ये वो खेती के औजार हैं। और हॉर्डिड यानी छिपाया हुआ, इसका उच्चारण आप करेंगे शैटो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एक गांव में ये खबर फैली और गांव के लोगों ने, गांव के किसानों ने इनके ऊपर हमले तेज कर दिए। अब उससे आगे क्या हुआ, पूरे फ्रांस में इस प्रकार का माहौल है। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रेवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, जब राजा क्या देखता है कि उसकी जनता, यहां पे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जनता, जिसके ऊपर वो राज कर रहा है,
जब वो बगावत कर चुकी है, तो उस समय लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के साथ आखिरकार राजा डर के मारे, इस बात के मारे कि सब लोग भड़क चुके हैं, कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए, तो वो जो है नेशनल असेंबली के साथ समझौता कर लेता है। उसने क्या समझौता किया? अकॉर्ड क्या होता है? समझौता करना। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसकी शक्तियां, उसकी जो पावर हैं, वो जो काम करता है, जो पावर लिए बैठा है, अब उसके पास पावर अनलिमिटेड नहीं है कि जो मर्जी आया करेगा। अब उसकी पावर को चेक करने के लिए क्या बना दिया? संविधान है, मतलब संविधान के अनुसार अब उसको काम करना पड़ेगा। तो लोगों ने राजा को हटाया नहीं है, राजा है लेकिन संविधान बना दिया है, संविधान के अनुसार राजा काम करेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात को द असेंबली पास्ड ए डिक्री। डिक्री क्या होता है? आदेश। जब गवर्नमेंट कोई आदेश पास करती है, इसमें कुछ बड़ा ऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं डिक्री। तो असेंबली पास्ड ए डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो नेशनल असेंबली जो थी, उसने एक आदेश पास किया कि आज के बाद से ये जो फ्यूडल जो लोग होते हैं, जो लॉर्ड हैं, जमीनों के मालिक हैं, उनको टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो टैक्स नहीं लेंगे। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी थे, जो प्रिस्ट क्लास थी, उसको भी जो बाई बर्थ कुछ राइट मिले हुए थे, वे प्रिविलेजेस उनको छोड़ने होंगे। टाइथ्स वर एबोलिस्ड। टाइथ जो टैक्स था, जो कि 1/10 होता था, पता होगा, 1/10 ऑफ प्रोडक्शन, ये खत्म कर दिया गया। एंड लैंड्स ऑन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केट क्या होता है? जब्त करना, जब्त यानी छीनना उनसे। तो सरकार ने क्या किया कि जो इन प्रिस्ट क्लास के पास, जो पुजारियों के पास जो जमीन थी, इसके मालिक ये बने बैठे थे, वो इनसे छीन ली गई। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे। तो इतनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को हाथ लगी, इसकी कीमत क्या थी? 2 बिलियन लिवरे उसकी कीमत थी। तो आज वाली क्लास में बच्चे हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार।